हेलो एवरीवन, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी, जिसे हम क्वांटम दक्षता अथवा क्वांटम लब्धि भी कहते हैं। क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फोटो केमिकल इक्विवेलेंस का नियम, अर्थात प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, जिसे कि हमने स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी कहा था। तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या था? स्टार्क आइंस्टीन लॉ यह था कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में किसी भी अभिक्रिया का एक अभिकारक अणु अर्थात एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक फोटोन को अवशोषित करता है या एक क्वांटम प्रकाश के एक क्वांटम को अवशोषित करता है। तो यह नियम जो है यह केवल किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्राइमरी स्टेप अर्थात प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होता था, यानी प्राथमिक पद पर ही लागू होता है। तो यह नियम क्या था कि यह नियम कह रहा था कि इस नियम के अनुसार रिएक्टेंट पदार्थ का एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है और एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तथा रिएक्शन में अब ये भाग लेकर और उत्पाद बना देता है। यानी एक अणु है, अभिकारक पदार्थ का एक अणु है, एक फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, यह एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होकर इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके इसने उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना दिया। ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कितने अभिकारक अणु हैं जिन्होंने प्रकाश को अवशोषित किया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या तथा एब्जॉर्ब्ड फोटोन की संख्या का अनुपात, है ना। क्या बात कर रहे हैं हम कि कितने अभिकारक अणुओं ने एब्जॉर्ब किया, प्रकाश को अवशोषित किया और कितने प्रकाश को अवशोषित किया। अर्थात ऐसी स्थिति में अभिकारक अणुओं की संख्या यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या और एब्जॉर्ब्ड फोटोन की संख्या का अनुपात कितना होगा? 1:1 होगा। ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमारी जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ था, स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने ये कहा कि एक अभिकारक अणु एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर यानी अभिकारक अणुओं की संख्या और एब्जॉर्ब्ड फोटोन की संख्या का अनुपात हमेशा 1:1 अर्थात 1:1 होगा। परंतु रियल में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली फोटोन्स को अवशोषित करने के कारण मोस्टली क्या होता है, जनरली फोटोन्स को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे अणु उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और जो यह अणु है यह अपने सेकेंडरी प्रोसेसेस में क्या करता है, इस थर्मल रिएक्शंस की एक पूरी श्रेणी से गुजरता है। अर्थात अधिकांशतः फोटोन को एब्जॉर्ब करने से उत्तेजित हुआ अणु द्वितीयक पदों में थर्मल रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज से गुजरता है। थर्मल रिएक्शंस यानी थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं वो हमने पढ़ा था, जो कि प्रकाश की एब्सेंस में होती हैं, जिससे कई उत्पाद बन जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या तथा एब्जॉर्ब्ड फोटोन की संख्या का अनुपात कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जनरली ऐसा होता है कि फोटोन को एब्जॉर्ब करने से एक्साइटेड हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेकेंडरी स्टेप्स में थर्मल रिएक्शंस की एक चेन से गुजरता है, पूरी चेन से गुजरता है और स्टेप बाय स्टेप गुजरता रहता है और इससे कई सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जो इच्छित प्रोडक्ट है वो तो बनता है या नहीं बनता है, पर कई सारे द्वितीय यानी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या तथा एब्जॉर्ब्ड फोटोन की संख्या का अनुपात कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो खूब सारे हो गए और फोटोन तो एक ही एब्जॉर्ब हुआ था। तो एब्जॉर्ब्ड फोटोन की संख्या तो क्योंकि नीचे न्यूमरेटर में है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या
ऊपर न्यूमरेटर में है एब्जॉर्ब फोटोन की संख्या यानी अभिकारक अणुओं की संख्या, तो ऊपर है अंश में, और नीचे है अवशोषित फोटोनों की संख्या जो कि हर में है। तो हमारा जो ये अनुपात है यह कई गुना बढ़ जाता है, यानी एक ही अवशोषित फोटोन के द्वारा खूब सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसलिए यह अनुपात जो है वह कई गुना बढ़ जाता है, यानी इसका जो रेशो है यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अपोजिट भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें फोटोन्स एब्जॉर्ब करने के बाद भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, यानी रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमने कंडीशन ये बात की कि एक कंडीशन में तो क्या होता है ज़्यादातर रिएक्शंस में कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, और फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कई सेकेंडरी थर्मल प्रोसेसेस से गुजरता हुआ, प्रोसेसेस की एक चेन से गुजरता हुआ, सीरीज से गुजरता हुआ कई प्रोडक्ट्स बना देता है। ऐसी स्थिति में अभिकारक अणुओं की संख्या एवं अवशोषित फोटोनों की संख्या का अनुपात है यह कई गुना बढ़ जाता है। और इससे विपरीत दूसरी परिस्थिति कौन सी होती है, इसके विपरीत कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें फोटोन तो एब्जॉर्ब हो गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने फोटोन तो एब्जॉर्ब कर लिया, पर फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया या अभिक्रिया नहीं कर पाता है वो, ठीक है, और डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी उसने फोटोन एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया और डीएक्टिवेट हो गया, यानी निष्क्रिय हो गया, यानी इनएक्टिव हो गया। ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट अणुओं की संख्या तथा एब्जॉर्ब फोटोन की संख्या का अनुपात कम हो जाएगा, है ना। क्या कहा हमने कि यदि कोई रिएक्टेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद भी वह अभिक्रिया नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं कर पाता है और इनएक्टिव यानी डीएक्टिवेट हो जाता है, तो इस स्थिति में अभिकारक अणुओं की संख्या यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या तथा अवशोषित फोटोनों की संख्या का अनुपात कम हो जाता है। तो हमने ये कहा कि यह अनुपात 1:1 नहीं रहता है, या तो कई गुना बढ़ जाता है या कई गुना कम हो जाता है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब्ड ऊर्जा यानी अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा अर्थात फोटोन से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या को हम क्वांटम एफिशिएंसी के द्वारा शो करते हैं, यानी क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड। एफिशिएंसी मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और कितना प्रोडक्ट बनाया, कितने फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए, कितने क्रियाकारकों ने फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया और कितना प्रोडक्ट बनाया, इसको हम क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे कि हम फाई कहते हैं। क्वांटम यील्ड को क्या कहते हैं, हम फाई कहते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी भी हम इसको कहते हैं या क्वांटम यील्ड भी कहते हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट मिला किसी दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, कि किसी दिए गए समय में कितने अणु अभिक्रिया कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय उसी समय में अवशोषित क्वांटा की संख्या, ठीक है, कि कितने अभिक्रिया करने वाले अभिकारक अणु हैं और कितने क्वांटा अवशोषित हुए, है ना, कितने क्वांटा अवशोषित हुए और कितने अभिकारक अणु हैं। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, क्वांटम यील्ड कहलाता है। तो फाई जो है उसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अभिकारक करने वाले अणुओं की संख्या को हम मोलों की संख्या कह दें तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाली मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल को एक्टिवेट करने के लिए हमने कहा था एक आइंस्टीन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना, एक आइंस्टीन ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो हम फाई को किस तरह से कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अभिक्रिया करने वाले मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय अवशोषित करने वाले आइंस्टीनों की संख्या यानी नंबर ऑफ आइंस्टीन्स यानी NH²। तो यह हमने क्वांटम यील्ड को, क्वांटम एफिशिएंसी को इस तरह से भी हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, फाई क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी और क्या हो सकती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का वेग, किसी की भी अभिक्रिया का वेग डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब्ड आइंस्टीन की संख्या भी उसी के बराबर हो जाती है। किसके बराबर, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी के बराबर हो जाती है। तो फाइनली हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि, क्वांटम दक्षता या क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है उस अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या के बराबर होती है। और आइंस्टीन की संख्या हमने पढ़ी थी NH² के बराबर होती है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड का मान
जो है वह 10⁶ तक भी हो सकता है, यानी इतना ज़्यादा भी हो सकता है, 10⁶ यानी 10 लाख के लगभग बराबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब रिएक्ट करके HBr बनाते हैं, इस रिएक्शन की क्वांटम एफिशिएंसी 0 होती है, φ=0 होता है। जबकि वही यदि हमने रिएक्टेंट ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन की जगह हमने रिएक्टेंट क्या ले लिया, क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवा दी और जब 2HCl प्रोडक्ट बना तो इस रिएक्शन की क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू 10⁶ हो गई। ठीक है, तो यह ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका आइडिया हमें देखने से नहीं लगता है कि इनकी केमिकल इक्वेशन देख ली और हमें पता चल गया कि इस रिएक्शन की क्वांटम एफिशिएंसी कितनी होगी। तो क्वांटम यील्ड के आधार पर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटम यील्ड के आधार पर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी बहुत हाई क्वांटम यील्ड है, अर्थात उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस, ये तो एक तरह की अभिक्रियाएं होगी। दूसरी अभिक्रियाएं ऐसी रिएक्शंस जिनकी बहुत कम क्वांटम यील्ड है, ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस जिनकी क्वांटम यील्ड 1 है। तो सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं जो कि हाई क्वांटम यील्ड वाली अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए क्वांटम यील्ड का मान 1 से अधिक होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी हाई क्वांटम यील्ड है, इनकी क्वांटम यील्ड का मान 1 से अधिक होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जैसे कि HCl बन रहा था, इसकी क्वांटम यील्ड है 10⁴ to 10⁶। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब क्लोरीन से हम रिएक्शन करवाते हैं और फॉस्जीन गैस बनती है, COCl2 गैस बनती है, इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है 10⁻3। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं, अर्थात विघटन कराते हैं, और इस रिएक्शन में बनता है वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है >7, यानी 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस होती हैं कम क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनकी क्वांटम लब्धि हमें कम प्राप्त होती है, कम पूर्णांक जैसे 2, 3, 4 में इनकी क्वांटम यील्ड का वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल HI का डिकम्पोजिशन, HI डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड होती है 2 के बराबर। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं, ठीक है। यह रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में संपन्न होती है फोटोकेमिकली, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर 2 मॉलिक्यूल ओजोन के बनाते हैं और इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है 3, φ=3। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस आती हैं वो रिएक्शंस होती हैं अत्यंत कम क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस जिनकी क्वांटम यील्ड बहुत कम है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम होता है, यानी 1 से कम यानी डेसिमल्स में होता है, यानी पॉइंट्स में होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन, हाइड्रोजन ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं, HBr बनाते हैं और इसकी क्वांटम यील्ड है 0.01। इसी तरह से अमोनिया का डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाती है और इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है 0.02। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रिएक्शंस होती हैं वो डिफरेंट क्वांटम यील्ड के आधार पर हम रिएक्शंस को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। अधिक क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शन, कम क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शन और 1 से भी कम क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शंस। तो आज हमने क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि के बारे में पढ़ा, और क्वांटम लब्धि के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कितने अभिकारक अणु ने अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया, डिवाइडेड बाय कितनी उन्होंने क्वांटम को एब्जॉर्ब किया, कितने फोटोन को एब्जॉर्ब किया। इसके अनुपात को हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।